हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 21st लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैं उम्मीद करती हूं कि अभी तक जो मैंने 20 पार्ट्स इस एमसीक्यू सीरीज के अपलोड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे और वो आपके लिए यूजफुल भी रहे होंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ कि चाहे आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या आप बीकॉम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं ये एमसीक्यू इन सारे ही एग्जाम को ध्यान में रखकर बना रही हूँ, इसीलिए मैं इनको टॉपिक वाइज करा रही हूँ। तो इन एमसीक्यूज का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट? तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज फेवरेबल, एडवर्स, फेवरेबल और एडवर्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडल टाइम वेरिएंस जो होता है हमेशा फेवरेबल होता है या एडवर्स होता है या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडल टाइम वेरिएंस बता देती हूँ। ये जो आइडल आइडल मतलब क्या होता है? आइडल मतलब होता है खाली, फालतू, फ्री। ठीक है, आइडल टाइम ये हमने लेबर कॉस्ट के केस में पढ़ा था। आइडल आइडल टाइम होता है। ठीक है, तो आइडल टाइम इज अ पोर्शन ऑफ लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। जो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस है उसी का पार्ट होता है आइडल टाइम वेरिएंस। एंड दिस वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ द आइडल टाइम, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल आइडल टाइम। ये वेरिएंस क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल आइडल टाइम। अगर एबनॉर्मल खाली टाइम हो जाए, ठीक है, जो वर्कर हैं वो फैक्ट्री में है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल रीजन, जैसे सपोज करिए मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो उसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है, या स्ट्राइक हुई या पावर फेलियर हुआ, तो उसकी वजह से जो आइडल टाइम आता है उसके कारण ये वेरिएंस अराइज करता है। ठीक है, और ये जो आइडल टाइम वेरिएंस है इसका फॉर्मूला भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला है आइडल आर, ठीक है, आइडल आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी साथ में बताती जा रही हूँ और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाए। क्या पता आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइडल टाइम वेरिएंस वो वेरिएंस है विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम के कारण ये वेरिएंस अराइज करता है। ठीक है, आइडल मतलब होता है फ्री, खाली, फालतू टाइम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है आइडल टाइम वेरिएंस इज आइडल आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो आइडल आर है ना, दिस इज ऑलवेज अ लॉस टू द कंपनी। ये हमेशा कंपनी के लिए लॉस है। आइडल आर, अगर लेबर्स फैक्ट्री में है और वो अभी फ्री बैठे हैं, उनको उनके पास काम ही नहीं है, तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। इसलिए ये जो आइडल टाइम वेरिएंस है दिस इज ऑलवेज एडवर्स। ये जो आइडल टाइम वेरिएंस है हमेशा एडवर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन्वेंट्री और सेल। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको किस पे वैल्यू करते हैं? फिक्स कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट पे, इन्वेंट्री पे या सेल पे? ठीक, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जानते हैं कि केवल वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को नहीं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक को वैल्यू किया जाता है एट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इन टू कॉन्जिक्यूटिव पीरियड, दो कॉन्जिक्यूटिव पीरियड में सेल्स और प्रॉफिट के फिगर दिए गए हैं। सेल्स जो है, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सेल्स है 1,60,000 और प्रॉफिट है 8,000। ठीक है, इन द फर्स्ट पीरियड। एंड सेकेंड पीरियड में सेल्स है 1,80,000 एंड प्रॉफिट है 14,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द सेकेंड पीरियड। और जो देयर इज नो चेंज इन द फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है बिटवीन द टू पीरियड, देन यू हैव टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो। आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, सी बाई एस। सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, एस मतलब
सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का। इसके साथ ही पीवी रेशियो मैंने डिटेल में वैसे पढ़ाया है उस वीडियो में जहां पे मैंने सीवीपी एनालिसिस डिस्कस किया था, वहां मैंने पीवी रेशियो भी डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का, ठीक। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको सारे फिगर दिए गए हैं, आपको चेंज इन प्रॉफिट भी दिया है, चेंज इन सेल्स भी दिया है। देखिए प्रॉफिट क्या है दोनों पीरियड में, सेकेंड पीरियड में प्रॉफिट है 14,000, फर्स्ट पीरियड में प्रॉफिट है 8,000। तो चेंज कैसे निकालेंगे, माइनस कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही सेकेंड पीरियड में ये सेल्स है 1,80,000 और फर्स्ट पीरियड में सेल्स है 1,60,000, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट, आपका आ जाएगा 30%। आप इसको माइनस करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसको पूरा कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर 30%। आपका आंसर आ जाएगा 30%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आपको सारे फिगर्स पुट करने हैं और कैलकुलेट करना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स अ केयरफुल स्टडी ऑफ। फ्लेक्सिबल बजट में हमें केयरफुल स्टडी करनी पड़ती है, किसकी, फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस की, पास्ट एंड करंट एक्सपेंसेस की, ओवरहेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, नन ऑफ दीज, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट में किस चीज, कौन से जो एक्सपेंसेस हैं, कौन से कॉस्ट के एलिमेंट है जिनकी केयरफुल स्टडी करनी पड़ती है, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने टाइप ऑफ बजट पढ़ा है। तो टाइप ऑफ बजट में मैंने आपको बताया था एक बजट होता है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करें तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, दो टाइप के बजट होते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है, ये वो बजट है जिसको डिजाइन किया जाता है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से ताकि हमें बजटेड कॉस्ट मिल पाए फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम बजटेड कॉस्ट को एस्टिमेट कर सके, तो उसके लिए जो बजट बनाते हैं ना, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी अगर 100 यूनिट बना रही है तब कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। कंपनी अगर 1000 यूनिट बना रही है तब बजटेड कॉस्ट क्या होगी, कंपनी अगर 10,000 यूनिट बना रही है तो बजटेड कॉस्ट क्या होगी। तो फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम बजटेड कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, किसमें, फ्लेक्सिबल बजट में, ठीक। तो इस टाइप के बजट जब प्रिपेयर किया जाता है, फ्लेक्सिबल बजट जब प्रिपेयर किया जाता है तो कॉस्ट के फिक्स्ड एलिमेंट, कॉस्ट के वेरिएबल एलिमेंट और कॉस्ट के जो सेमी वेरिएबल एलिमेंट्स हैं इनको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या चेंजेस आ रहा है, जो फिक्स्ड एलिमेंट है उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहा है तो फिक्स्ड एलिमेंट में क्या चेंज आ रहा है, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एलिमेंट में क्या चेंज आ रहा है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया है कि फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या केयरफुली स्टडी करते हैं, हम केयरफुल स्टडी करते हैं फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कौन सा इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कंपनी में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका रोल बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता है, वो काम फाइनेंशियल अकाउंटेंट का होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को
फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करना मतलब मदद करता है। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? डिसीजन लेना। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट की इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यही सेकंड जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है इसका काम यही है कि इस तरीके से रिपोर्ट बनाए और प्रेजेंट करे टॉप मैनेजमेंट को, ताकि टॉप मैनेजमेंट उस रिपोर्ट की हेल्प से टॉप मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन, कैन मेक स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पर एक बार चलिए सी भी पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेक द प्रिंसिपल डिसीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो लेता है। तो ये काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नहीं है, ये काम टॉप मैनेजमेंट का है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। अगला क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्टर। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही नहीं है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारे काम होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। और रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को भेजना, तो ये सारे काम होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैक्ट्री when production is increased within relevant range, then किसी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एक रेंज में प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी ऑन पर यूनिट बेसिस, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट स्टे द सेम इन टोटल। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन किसके बारे में है? वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला है और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बोला है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। ठीक है, मेरी सेपरेट वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, जिसमें मैंने डिटेल में बहुत डिस्कस किया है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो वहां मैंने बताया था कि वो कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ वेरी करे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वो कॉस्ट विच वेरीज या चेंज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वो कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्शन जितना बढ़े उतना वो कॉस्ट भी बढ़े। ठीक है, टोटल में वो कॉस्ट भी उतना ही बढ़े, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है वेरिएबल कॉस्ट का? जैसे डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा डायरेक्ट लेबर चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सब एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट के। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट होती है विच वेरीज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद द प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में बढ़ता है। लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो बढ़ती है, लेकिन अगर मैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो इट रिमेन फिक्स। ये बहुत खास बात है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ेगी, लेकिन अगर हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो इट रिमेन फिक्स, ये फिक्स रहता है। प्रोडक्शन बढ़े बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है। ठीक है, और अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन टोटल। ये जो फिक्स कॉस्ट होता है ये टोटल में फिक्स रहता है, भले ही प्रोडक्शन बढ़े लेकिन जो फिक्स खर्चे हैं वो टोटल में फिक्स ही रहेंगे। जितना प्रोडक्शन चाहे आप 100 यूनिट का करिए चाहे 120 यूनिट का करिए, फैक्ट्री का जो रेंट है वो उतना ही जाएगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये सब मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट वेरी ऑन पर यूनिट बेसिस, तो ये तो होगा नहीं। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है पर यूनिट बेसिस पे। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, तो हाँ वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन टोटल। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी लेकिन टोटल में। ठीक है, अगला क्या ऑप्शन है? फिक्स कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, नहीं, तो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है टोटल में। वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट स्टे द सेम इन टोटल, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ प्राइसिंग व्हेन टू सेपरेट प्राइसिंग मेथड आर यूज्ड टू प्राइस ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन सब डिवीजन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर इज कॉल्ड। जब भी कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में या एक सब यूनिट से दूसरे सब यूनिट में ट्रांसफर किया जा रहा है और दो सेपरेट प्राइसिंग मेथड अगर यूज किए जा रहे हैं तो उस मेथड ऑफ प्राइसिंग को क्या कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन समझ में आया?
बेसिकली आपसे ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जब कोई प्रोडक्ट एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे ट्रांसफर किया जाता है तो जो प्राइस चार्ज की जाती है उसको ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि अगर दो सेपरेट प्राइसिंग मेथड यूज हो रहे हैं तो उस मेथड ऑफ प्राइसिंग को क्या कहा जाता है। तो दो सेपरेट प्राइसिंग मेथड अगर यूज हो रहे हैं तो उस मेथड ऑफ प्राइसिंग को कहा जाता है डुअल। डुअल मतलब दो, तो उसको कहा जाता है डुअल प्राइसिंग। ठीक, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल प्राइसिंग, कॉन्करेंट प्राइसिंग, ऑप्टिमल प्राइसिंग ये सब कुछ नहीं होगा। जब दो मेथड यूज करेंगे तो होता है डुअल प्राइसिंग। ठीक, समझ में आया। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले ना, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इन वीडियोस का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिएगा। आप जिस भी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं उस पे वीडियो आपको मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उन पे वीडियो बना दूंगी। ठीक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद डैश इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, या आइडेंटिफाई एंड प्रेजेंट करते हैं, या आइडेंटिफाई करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इंफॉर्मेशन को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन है उसको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट भी करते हैं इन अ मीनिंगफुल फॉर्म, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और उसको हम इंटरप्रेट भी करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट भी करते हैं, कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये तीनों काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना, ये तीनों ही काम होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद formulating strategy, planning and controlling activity, optimizing the use of resource and all of the above। ठीक, ये चार ऑप्शन दिए हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, इन चारों में से किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो आप एक बार वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज दैट अकाउंटिंग विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द मैनेजमेंट, वो अकाउंटिंग जो स्पेशली मैनेजमेंट, बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, और ये अकाउंटिंग हेल्पफुल है टू टॉप मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। जो भी टॉप मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने में ये जो अकाउंटिंग है हेल्प करती है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, डिसीजन बनाना, डिसीजन लेना, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना, ये सारे काम होते हैं टॉप मैनेजमेंट के। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की है उस वीडियो में। तो चलिए जरा देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने से। तो हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है उसको देख करके टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग और कंट्रोलिंग में यूज करता है। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना, वेस्टेज कम करना, इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है। ठीक है, तो यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट, प्लानिंग में और ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इन तीनों में ही मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन इफेक्टिव डिसिप्लिन टू इम्प्रूव द मैनेजरियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए।
ठीक है, जिससे मैनेजरियल जो परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव हुई, लेकिन इट हैज सम लिमिटेशन, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लिमिटेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। पहली है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, दूसरा है फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस, तीसरा है बोथ, एंड चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जिस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्कस किया है, वहां मैंने लिमिटेशन भी डिस्कस की है। तो वहां पर मैंने बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ठीक है, बहुत सारी यूजफुलनेस है, बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार जो स्टाफ है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम को देखते हैं, मतलब एक सस्पिशन के साथ देखते हैं, एक संदेह के साथ देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस अगर उनके यहाँ पे फॉलो हुई तो जो एम्प्लॉयज हैं उनका वर्क बढ़ जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल हेल्प देम इन मेकिंग देयर वर्क मोर इफिशिएंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जबकि उनके वर्क को और इफिशिएंट, कम मेहनत में ज्यादा काम, ठीक है, उनके वर्क को और इफिशिएंट कर देगा, उन्हें ये नहीं पता। ठीक है, वो मतलब इस चीज को इग्नोर करते हैं। वहां का जो स्टाफ होता है, कभी कभार स्टाफ को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमारा क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। तो ये किस टाइप की रेजिस्टेंस है? दिस इज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ये दिमागी रेजिस्टेंस है। दिमागी रुकावट आती है कि उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस अगर फॉलो होंगी तो काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, टारगेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा जो ऑप्शन है ये है फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है बॉडी, फिजियोलॉजी, बॉडी से रिलेटेड, शारीरिक। तो कोई शारीरिक रेजिस्टेंस एम्प्लॉय नहीं शो करते, एम्प्लॉय मानसिक, ठीक है, दिमागी रेजिस्टेंस, मानसिक रेजिस्टेंस वो शो करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लॉसेस को मिनिमाइज करना, और तीसरा है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, और इसके साथ साथ लॉसेस को कम करना। जितना लॉस कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, लॉस को कम करते जाइए, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो और लॉस को मिनिमाइज करो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डेटा कलेक्शन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, या इंटरनल और एक्सटर्नल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ये क्या इंटरनल सोर्स से किया जाता है या एक्सटर्नल सोर्स से किया जाता है, या दोनों से, या किसी से भी? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये इंटरनल सोर्सेस से तो करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मतलब कभी कभार कंपैरेटिव स्टडी भी की जाती है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि एक कंपनी के फिगर को दूसरी कंपनी के फिगर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो दूसरी कंपनी का अगर फिगर्स चाहिए, फाइनेंशियल फिगर्स चाहिए, तो ये तो एक्सटर्नल सोर्सेज से पता चलेगा ना। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, दोनों से कलेक्ट करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि आपको एक डिफिनीशन दी जाएगी, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये डिफिनीशन किस राइटर ने, किस ऑर्थर ने दी है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही पॉपुलर डिफिनीशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कंसर्न है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट। ये डिफिनीशन किसने दी है? रॉबर्ट एन एंथनी ने दी है, ब्राउन एंड हार्वर्ड ने दी है, CIMA ने दी है, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इन्होंने दी है।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी बहुत आते हैं कि ये डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये जो डेफिनेशन है, दिस इज गिवन बाय रॉबर्ट एन एंथनी। ये रॉबर्ट एन एंथनी ने डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, दिस इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट माइनस वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड नन ऑफ दीज। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज, बताइए क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। हम जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए प्राइम कॉस्ट, यहाँ पे एक वर्ड आया ना प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, हम जानते हैं प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसका सम क्या होता है प्राइम कॉस्ट, या कह लीजिए ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी डायरेक्ट, मैं केवल इनिशियल लिख रही हूँ, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसका सम क्या होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब क्या है, ये सब है वेरिएबल कॉस्ट। ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, यानी प्राइम कॉस्ट क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया ऑल डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है, ऑल डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज प्राइम कॉस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है। और ये तीनों क्या है, ये डायरेक्ट खर्चे हैं, और ये क्या है, वेरिएबल खर्चे हैं। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट क्या हो गई, प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, ये समझ में आ गया। अब दूसरा वर्ड यूज हुआ है वेरिएबल ओवरहेड। ये देखिए यूज हुआ है ना वर्ड वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड मतलब, ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे। तो यानी वेरिएबल इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो सम है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, यानी जितने भी इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, उसे कहा गया है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक, तो समझ में आ गया आपको। अब मुझे लगता है कि अब आपको आंसर मिल गया है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो देखिए प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड इज इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों को सम करना होगा। तो प्राइम कॉस्ट, ये जो है ना प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड को, तो आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। माइनस तो करेंगे नहीं, प्राइम कॉस्ट में क्या माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड को, माइनस नहीं करेंगे। और अगला ऑप्शन क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल नहीं, हम जो वेरिएबल ओवरहेड के साथ, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, इसके साथ डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट भी तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को और क्या कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बोथ या नन। ठीक, तो हमने पढ़ा है कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है प्रोडक्ट कॉस्टिंग की, इनकम डिटर्मिनेशन की दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कौन कौन सी, याद करिए कौन कौन सी टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग में। पहली है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पहली जो टेक्निक है दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और दूसरी जो टेक्निक है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के में दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है प्रोडक्ट कॉस्टिंग की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पर आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वहां मैंने बताया था मार्जिनल जो कॉस्टिंग है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ये वो कॉस्टिंग की टेक्निक है जिसमें हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं एज प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ। ठीक,
तो चलिए अब दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, आपने कुछ नॉलेज गेन की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, आपने कुछ अगर नया सीखा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।